स्टूडेंट्स, आज अपना डे 9 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। टॉपिक है फ्लूइड। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ही, तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम का इशू भी हो जाए। फिर भी कोशिश करना है कि 35 के आसपास ज़रूर अटेम्प्ट हो। 35 के आसपास अगर अटेम्प्ट होता है या उससे ज़्यादा तो ठीक ही हो, ठीक है। और उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। चलो ये सब देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन थियोरेटिकल है। A jar is filled with two non-mixing liquids 1 and 2, ठीक है। और a solid ball made of a material of density rho 3, ये डीप हुआ और it comes to equilibrium in the position shown in figure। अच्छा, ये मिडिल में आकर के रुक गया है, तो ऑब्वियसली इसका जो डेंसिटी है ना ये बॉल का, ये रो 1 से तो ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें तो ये सिंक कर गया, लेकिन ये रो 2 से कम होगा क्योंकि इसमें ये फ्लोटिंग स्टेज में है। सो रो 3 शुड बी लेस देन रो 2, नीचे वाला। तो रो 3 शुड बी लेस देन रो 2 एंड रो 3 शुड बी ग्रेटर देन रो 1, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी, तो ये थियोरेटिकल हो गया। नेक्स्ट है, इफ द डेंसिटी ऑफ अ ब्लॉक इज 981 देन इट्स सेल। अच्छा, किस मीडियम का बात कर रही है? वाटर। वाटर का डेंसिटी होता है कितना? तो 1000, है ना। ये हो गया वाटर के लिए। और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हमें कितना दिख रहा है? 981। तो ऑब्वियसली क्या ये कंप्लीट सिंक करेगा? तो आंसर इज नो। तो जब ये पूरा सिंक नहीं करेगा मतलब ये पानी के अपर वाले सरफेस पर कुछ इस तरीके से फ्लोट करेगा, जिसमें सर्टेन पोर्शन बाहर भी रहेगा और सर्टेन अंदर भी रहेगा। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो पोर्शन अंदर होता है ना, जो पोर्शन ये अंदर होता है, ये वाला जो वॉल्यूम है, तो ये वाला वॉल्यूम को फ्रैक्शन के टर्म्स में इनसाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना, ये होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस इक्वेशन को आप याद करके रखेंगे। कभी भी अगर ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग स्टेज में रहा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, रो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रो ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम इनसाइड बाय वॉल्यूम टोटल, ठीक है। ये आप इक्वेशन को हमेशा ध्यान में रखोगे, मेमोराइज कर लो कहीं लिख करके। चलो, सो इट विल फ्लोट विथ सम पार्ट इमर्स्ड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। टू वाटर पाइप्स पी एंड क्यू हैविंग डायमीटर दिस एंड दिस, दे आर ज्वाइंड इन सीरीज। तो सीरीज में ज्वाइन करने पर उसमें फ्लो रेट सेम ही रहेगा। ओके, द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप इज, ओके, कंपेयर किया गया क्यू से। तो दोनों का डायमीटर तो दिया हुआ ही है, D1 दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है। तो अगर सीरीज में और कंटिन्यूस फ्लो है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई कर दो, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो A1 यानी एरिया ना, एरिया के जगह पर पाई R1 स्क्वायर या पाई D1 स्क्वायर बाई 4, वो डायमीटर के टर्म्स में। तो ये हो गया इनटू V, फिर वही सेम चीज़ इधर भी। तो D1 और D2 दिया हुआ है, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। चलो, नेक्स्ट है, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टीडी नॉन विस्कस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। तो ऑब्वियसली ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ स्फेयर ऑफ गोल्ड, ओके, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है इज 0.2 इन अ विस्कस लिक्विड। तो देखो स्फेयर है ना, तो इसमें स्टोक्स लॉ को यूज करके जो टर्मिनल स्पीड निकालते हैं वही वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो टर्मिनल स्पीड का ये जो फॉर्मूला होता है, वी आर गोइंग टू यूज दिस, ठीक है। वी टी इक्वल्स टू 2/9 r² g/eta इंटू रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड। रो ऑफ लिक्विड मतलब जिस मीडियम में वो मूव कर रहा है स्फेयर। ओके, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फेयर ऑफ सिल्वर ऑफ द सेम साइज इन द सेम लिक्विड। अब देखो, इसमें अगर उसने साइज सेम कर रखा है तो आर में कोई चेंजिंग नहीं है, जी में कोई चेंजिंग नहीं है, ईटा में भी कोई चेंजिंग नहीं है, आर जी और ईटा सेम है। तो बेसिकली जो ये वी टी है ना, ये इस पर डिपेंड करेगा, रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड, ये जो हमने सेकेंड लाइन में लिखा। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर बना लिया तो अब यहाँ पर V1/V2 यानी वेलोसिटी ऑफ गोल्ड बाय वेलोसिटी ऑफ सिल्वर। तो यानी यहाँ पर देखो, रो ऑफ गोल्ड माइनस लिक्विड वाला, रो ऑफ सिल्वर माइनस लिक्विड वाला, बस सीधा सीधा रख दिया, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो,
इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, अ नॉन विस्कस फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी flows in a streamline along a tube of variable cross section. Area of cross section at P and Q, okay, 40 and 20. वेलोसिटी एट P दिया हुआ है, वेलोसिटी एट Q निकालना है। तो जैसे उसने बोल दिया कि ये कंटिन्यूस फ्लो है, तो कंटिन्यूस फ्लो होगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को तो यूज कर सकते हो, तो यानी A1V1 इक्वल टू A2V2, सिंपल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। इसमें जो सबसे पहला चीज़ मैं बार बार रिवीजन में भी तुम लोग को बताया था और पहले क्लास में भी, जब भी एक बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि छोटे ड्रॉप्स को मिला करके टोटल एनर्जी ज़्यादा होता है। समझ में बात है? छोटे ड्रॉप्स को मिलाकर टोटल एनर्जी ज़्यादा होता है। अगर ये बड़े ड्रॉप का एनर्जी को तुम E1 लिख रहे हो और छोटे ड्रॉप्स का एनर्जी को तुम E2 लिख रहे हो, तो दिस E2 विल बी n raised to power 1/3 into E1। सो E1 के कंपैरिजन में n raised to power 1/3 टाइम्स ये हो जाता है। जैसे मान लो 8 ड्रॉप्स को मिलाया तो 8 raised to power 1/3 यानी 2 टाइम्स ये हो जाएगा। तो छोटे ड्रॉप्स का एनर्जी ज़्यादा होता है, सारे ड्रॉप्स को मिला के बात कर रहा हूँ। यहीं अगर मान लो छोटे छोटे ड्रॉप्स को तुम मिला रहे हो और एक बड़ा ड्रॉप अगर बन रहा है तो ऐसे में एनर्जी घटता है, तो इसमें जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है। इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। अगर इधर का टोटल एनर्जी ये सोचो, इधर का अगर एनर्जी है E, इधर का तुम्हें एनर्जी लिखना है जो बड़ा वाला ड्रॉप है, तो उसका जो एनर्जी होगा वो छोटे ड्रॉप्स के कंपैरिजन में कम होगा, E/n raised to power 1/3 हो जाएगा। तो ऊपर वाला इक्वेशन नीचे वाला इक्वेशन दोनों सेम ही है, बस ध्यान में तुम्हें रखना है कि छोटे ड्रॉप्स का एनर्जी ज़्यादा, बड़े ड्रॉप का एनर्जी कम। छोटे ड्रॉप्स का अगर एनर्जी निकालना है, ये ऊपर वाला छोटे ड्रॉप्स का अगर एनर्जी निकालना है तो बड़े ड्रॉप के एनर्जी में n raised to power 1/3 को मल्टीप्लाई करना है, और अगर बड़े ड्रॉप का एनर्जी निकालना है तो छोटे ड्रॉप के एनर्जी में n raised to power 1/3 को डिवाइड करना है। तो इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ मैं, ये E स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल्स टू n raised to power 1/3 इंटू E बिग ड्रॉप या बिगर ड्रॉप। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो चाहे ड्रॉप कोई भी हो, उसका जो वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम वी कैन राइट 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4 पाई आर क्यूब के जगह पर 3v तुम रिप्लेस कर पाओगे, ये 3v। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम का यूज है। चलो आते हैं यहाँ पर। अ सर्टेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स कोलैप्स, ओके, तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, T द सरफेस टेंशन। तो अगर छोटे ड्रॉप्स कोलैप्स हो रहा है तो ये एनर्जी तो रिलीज ही होगा। अब या तो A होगा या तो C होगा। अब A या C में से ये देखो, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला तो ये है, डेल्टा E कितना का रिलीज होगा, तो वो डिफरेंस ले लिया। और ये भी हमें पता है n raised to power 1/3 टाइम्स r इक्वल्स टू कैपिटल R। ये स्मॉल r क्या है? छोटे ड्रॉप्स का रेडियस। क्लियर? ओके, सो डेल्टा E के जगह पर ये n raised to power 1/3 को n raised to power 1/3 को क्या कर देना है तुम्हें? कैपिटल R बाय स्मॉल r यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। सॉल्व करो, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर के जगह पर 3v को रख दो। ठीक है, और ये आंसर आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले अप्लाई कर लेना, फिर ये फॉर्मूला डन। चलो इस क्वेश्चन को 2-3 बार अटेम्प्ट कर लेना। देन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। An open-ended U tube of uniform cross-sectional area contains water, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम इन ईच आर्म। तो हर एक आर्म में अगर ये 20 है, इधर भी 20, इधर भी 20, तो टोटल हो गया 40। टोटल क्या हो गया? 40। ठीक है, चलो। एन इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी 4 is added to one arm until a
लेयर 5 सेंटीमीटर हाई फॉर्म्स। तो यानी एक इमिसिबल लिक्विड का जो ये यहाँ पर मिलाया वो 5 सेंटीमीटर का है। सो टोटल पहले था वाटर 40 और ये 5 और हो गया, तो यानी H1 प्लस H2, ये जो देखो ये सेकंड इक्वेशन जो मैंने बनाया, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है यानी H1 प्लस H2 इज 45। चलो बढ़िया है। तो वो रेशियो पूछ रहा है ना, तो रेशियो के लिए क्या करो, ये बॉटम पर प्रेशर जो है, इस बॉटम वाले पॉइंट पर प्रेशर राइट आर्म से सोचें या लेफ्ट आर्म से सोचें, सेम ही आएगा। तो पहले लेफ्ट आर्म की तरफ से अगर हम लोगों ने प्रेशर निकाला, तो पहले ये इमिसिबल लिक्विड का प्रेशर यहाँ पर से स्टार्ट करो ऊपर से, तो पी नॉट लिख लो उसको, है ना। ये अगर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट। तो पी नॉट प्लस क्या, यहाँ पर देखो यहाँ है पी नॉट प्लस, तो पी नॉट प्लस क्या, रो जी एच, तो इसका रो हो दिया हुआ है 4 जी एच प्लस बॉटम तक जाना है, तो ये वाला हाइट और चाहिए। तो टोटल कितना है H1, है ना, टोटल क्या कितना है H1। तो टोटल अगर H1 में से 5 को माइनस करो तो ये वाला हाइट निकल जाएगा, H1 माइनस 5 इक्वल्स टू अगेन पी नॉट, ये राइट साइड में भी पी नॉट प्लस रो जी H2, इधर का तो ये वाटर है ना। तो पी नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसीलिए लिखा नहीं है। इसको देखो 4 इंटू 5 20G हो गया, सॉल्व कर दिया, सिंपली H1 माइनस H2 आ गया। सेकंड इक्वेशन H1 प्लस H2 था, सॉल्व करके H1 निकाल दो, H2 निकाल दो और फिर रेशियो ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछ रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहने का मतलब रेंज, रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, रेंज का फॉर्मूला होता है 2√h इंटू कैपिटल H माइनस H। तो ये H ऊपर से है, फ्री सरफेस से, और कैपिटल H तो ये टोटल है, तो H की जगह पे 20 और कैपिटल H माइनस H रख दिया, आंसर खत्म। चलिए नेक्स्ट है 10th, अ रिंग हैविंग रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम। ठीक है, उसको अगर उठाना है तो देखो जब वो लिक्विड पर है तो इसका FBD जो है यही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके FBD को अगर देखोगे तो इसमें जो ये पानी जो इसके कांटेक्ट में है, ये पानी इसके हर एक पार्ट पर क्या करेगा, तो सरफेस टेंसाइल फोर्स लगा देगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा S इंटू 2πr, S इंटू लेंथ, और ऊपर हम लोग खींच रहे हैं तो फोर्स हो गया F, है ना, फोर्स हो गया F, और नीचे में mg है और S इंटू 2πr है। तो ऊपर मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मिनिमम फोर्स के लिए F इक्वल्स टू mg प्लस सरफेस टेंसाइल फोर्स S इंटू 2πr। कुछ नहीं किया है, m का वैल्यू रख दिया, g है, S का वैल्यू रखा, 2π का वैल्यू रखा, और r जो रेडियस दिया हुआ है, बस सॉल्व कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। चलो 11 में कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसको हमने डीप किया, इसका एरिया दिया हुआ है, सिलेंडर है ये, ध्यान में रखना, सिलेंडर से क्या होता है, ये स्टैंडिंग मोड में है, तो V1 के जगह H1 H2 भी तुम लिख पाओगे। हाँ ये देखो, ये जो बीच में अगर फ्लोटिंग करते रह गया तो D1 मतलब यहाँ पर क्या लिखते थे, रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 बाई V1 प्लस V2। तो अब यहाँ पर जो है रो 1 तो रखा, लेकिन V1 की जगह H1 लिख दिया, रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 बाई H1 प्लस H2 ऐसे करके लिख दिया। तो अब देखो ऊपर में रो 1 की जगह पर क्या है दिया हुआ, तो D1 की जगह D है। अब उसमें ये H की जगह पर क्या रखोगे, तो यहाँ पर देखो उसने दे रखा है कि L/4 जो है, L/4 लेंथ वो सेकंड लिक्विड में है। तो यहाँ राइट साइड में देखो मैंने ये बना रखा है, ये जो है इस सिलेंडर का L/4 लेंथ नीचे है, तो L/4 लेंथ अगर नीचे हुआ तो कितना सा लेंथ ऊपर बचेगा, 3L/4। तो अपना H1 जो है वो ऊपर वाले लिक्विड के लिए है, तो उसकी जगह रख दिया 3L/4 प्लस रो 2 इंटू H2 बाई H1 प्लस H2, यानी टोटल लेंथ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। A ball rises to surface at constant velocity in a liquid whose density is 4 times than that of material of the ball. The ratio of force of friction यहाँ पे मतलब होता है viscous force, है ना, on the rising ball। अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मली हम लोग जब भी एक बॉल को डुबाते थे तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता था,
तो डेंसिटी ज़्यादा होने से लिक्विड में वो नीचे डूबेगा, है ना। तो इस वजह से विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगता था एंड टर्मिनल वेलोसिटी विल बी अटेंड। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बॉल का डेंसिटी वो कम है और लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हमने मान लो उसको नीचे करके छोड़ दिया तो बॉल पर जो ये बॉयंसी फोर्स है ये तो ऊपर की तरफ लगेगा, एफबीडी की तरफ से देखो तो जब ये ऊपर की तरफ लगेगा तो मूवमेंट भी इसमें ऊपर होगा। तो मूवमेंट ऊपर होने से इस पर विस्कस फोर्स तो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है, तो विस्कस फोर्स नीचे लगने लगेगा, समझाया। तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगा इसलिए इसका इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा, ये देख। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, डन है। तो इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगा कि वी रो जी जो ऊपर लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है एम जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी, समझ में बात आ गई। और इसमें 6 पाई ईटा आर वी को ही हम लोग विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो यहाँ से 6 पाई ईटा आर वी को निकाल लेना है। तो वी रो जी माइनस एम जी, वी यानी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, तो वो वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी लिख दिया। रो ऑफ लिक्विड होता है, रो ऑफ लिक्विड को 4D है दिया हुआ है, 4 टाइम्स है तो 4D लिख दिया, जी की जगह जी है, फिर माइनस एम जी, तो ये हो गया डी डी कैंसिल, 4mg माइनस एम जी, तो ये बन गया 3mg। तो ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स। अब वो रेशियो पूछ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वेट का, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया 3mg और वेट है mg, तो रेशियो इज 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर के साथ घटता है। कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोहेसिव फोर्स भी डिक्रीज ही करता है, सो ये रॉन्ग है। ठीक है, सो रीजन इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे। अ बोट हैविंग अ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर, मतलब बोट का उसने एरिया दे दिया, ये जो एरिया है ये एरिया उसने दे दिया, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो इसका बताओ एरिया कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर, तो जब भी ये सिंक करेगा मतलब उस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आया, व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट द मास ऑफ द मैन इज, तो मास ऑफ द मैन एम जी विल बी इक्वल टू बॉयंसी फोर्स जितना वो डूबा है। ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो एम जी हो गया इक्वल्स टू वॉल्यूम की जगह पर क्या लिखेंगे, एरिया इनटू जितना डिस्टेंस वो डूबा है, डी, यहाँ पर d4 वो डिस्टेंस है जो जितना डिस्टेंस वो डूब गया 1 सेंटीमीटर, इंटू रो इंटू जी। ठीक है, जी काट दो, m इक्वल्स टू एरिया की जगह पर देखो क्या है 3 इंटू 2 यानी 6, इंटू डेप्थ की जगह पर उसने 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर अगर ये डूब जा रहा है तो 1/100 इंटू डेंसिटी हो गया 1000, सो मास कितना आ गया 60 kg। ये अगेन ये रिवीजन में भी इस पॉइंट को फोकस किया था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट रख दो तो भी यही क्वेश्चन रहेगा, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से हटा दो तब भी यही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ वुडन ब्लॉक with a coin placed on its top floats in water as shown, the distance L and H। ये देखो अगर ये कॉइन यहाँ से गिरा तो कॉइन जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो तो नेग्लिजिबल है, लेकिन यहाँ पर से अगर वेट हट गया तो इफेक्टिव mg कम हो जाएगा। तो mg अगर कम होगा तो इस पर जो v रो जी है उस v रो जी के वजह से ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। तो अगर ऊपर उठेगा तो ये L क्या होगा बताओ, L विल डिक्रीज। L जब डिक्रीज करेगा जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया तो ऐसे में यहाँ पर एक खाली जगह क्रिएट होगा जो बाहर से लिक्विड आकर के इसमें फिल करेगा, समझ आ रहा है। तो ये हाइट जो है ये हाइट भी डिक्रीज कर जाएगा, नहीं समझ में आया क्या। इसमें जैसे ही ये वाला ये ऑब्जेक्ट मान लो इतना बड़ा था, जैसे ये यहाँ से थोड़ा भी ऊपर गया तो ऊपर उठ करके इतना सा जगह मान लो खाली हुआ, तो इतना सा जगह खाली होगा तो बाहर से लिक्विड इसको फिल करेगा ना, तो ये वाला हाइट घट जाएगा, तो L भी घटेगा और H भी घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट
टॉरिसेली, इट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ लार्ज हाइट h इन एयर, द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी तो अगेन टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? तो 2/9 r² g बाई ईटा इंटू रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड। इसमें h जैसा कोई टर्म आता ही नहीं है, तो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ h। चलो 18 पे चलते हैं। इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट बॉटम ऑफ लेक। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। तो लेक है तो क्वेश्चन नंबर 18 में अगर मान लेते हैं लेक है, तो लेक में उसका कुछ ऐसा देखो, सपोज कर लो कि ये पूरा का पूरा लेक है। अब ये बॉटम पॉइंट है, तो बॉटम पॉइंट का प्रेशर और ये हाफवे का प्रेशर, इसी को रिलेट किया है। तो बॉटम पॉइंट का प्रेशर को क्या लिखोगे? तो P0 प्लस रो जी एच, है ना। और यहाँ हाफवे का प्रेशर को क्या लिखोगे? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग P0 प्लस रो जी एच बाई 2। तो ये जो हाफवे वाला प्रेशर है आधा डेप्थ पर, ये वाला प्रेशर बॉटम वाले प्रेशर का 2/3 टाइम्स है, 2/3, ठीक है। तो आधे पर जो प्रेशर है वो 2/3 टाइम्स है बॉटम वाले प्रेशर का। डन है? ओके। तो इस हिसाब से ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। अब पी एटीएम की जगह पर उसने क्या दिया है, या देखो पी एटीएम इक्वल्स टू, क्वेश्चन में देखो पी एटीएम इक्वल्स टू 10 मीटर ऑफ वाटर। तो जब भी वो बैरोमेट्रिक हाइट दे देता है तो पी एटीएम को क्या बोला था, रो, जो भी लिक्विड दे दे तो रो जी इंटू एच लिखते हैं। तो यहाँ पर इस h की जगह पर 10 दिया हुआ है, तो इक्वेशन 2 को देखो, पी ए टी एम इक्वल्स टू रो डब्ल्यू जी एच, रो डब्ल्यू जी इंटू 10। अब ये जो इक्वेशन 2 में से जो ये आया है, इसको पी ए टी एम की जगह पर रख दो और 1 एंड 2 से इसको सॉल्व करो। तो ये रखा और ये फाइनली h इक्वल्स टू 20 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 19। Three liquids of relative density D2D 3D are mixed in equal proportion of weight. इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वेट कहने का मतलब उनके मासेस सेम है। तो जब मासेस सेम होते हैं तो m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई v1 प्लस v2 प्लस v3, रिलेटिव डेंसिटी के ही टर्म्स में पूरा का पूरा लिख दिया है, एवरेज, रो एवरेज रिलेटिव, है ना, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो बस ये जो v1 था, v1 के जगह पर मास बाय डेंसिटी, v2 के जगह पर भी मास बाय डेंसिटी, v3 के भी जगह पर सॉल्व कर दिया। देखो नाउ 20, अ बॉडी फ्लोट्स इन वाटर 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर। यहाँ पर देख फिर से, ये जो लिक्विड है, ओके, अगर हमने इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डीप किया और ये ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन अंदर है, कुछ पोर्शन बाहर है, ठीक है। तो जितना पोर्शन अंदर है, रो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रो ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम। समझा? वॉल्यूम इनसाइड, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 40% आउटसाइड। तो 40% अगर आउटसाइड है तो कितना परसेंट इनसाइड हुआ बोलो तो 60%। तो यानी रो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रो ऑफ लिक्विड ये हो जाएगा 60%, यानी 60/100 यानी 0.6। ये पहले पार्ट के अकॉर्डिंग, समझा? तो ये इक्वेशन तो सबको क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें 0.6 क्यों आ रहा है? क्लियर है, क्योंकि 40% आउटसाइड है, हमें आउटसाइड नहीं, हमें इनसाइड से मतलब था, इसीलिए 0.6 लिखा। सेकेंड वॉल्यूम बोल रहा है 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज आउटसाइड ऑयल। तो 60% आउटसाइड है तो कितना परसेंट इनसाइड हुआ? 40%, इसीलिए यहाँ 40 लिखा, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्लियर हो गया। अब जब ये दोनों इक्वेशन क्लियर हो गया, अब जस्ट दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। सो डिवाइड करने पर रो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1.5, और ये वाटर के साथ में है इसलिए रिलेटिव डेंसिटी के डायरेक्टली इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी वही सेम, कैसा फ्लो है? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, कॉन्टिन्यूस फ्लो है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करो, a1v1 इक्वल्स टू a2v2, रेडियस वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। चलो 22 में देखो, 22 में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है।
आपको ये फॉर्मूला सीधा ध्यान में रखना पड़ेगा रेट ऑफ फ्लो का। A1 A2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH। ये H क्या होता है? तो ये जो दोनों जो ट्यूब है, इन दोनों ट्यूब में हाइट का डिफरेंस, वाटर का डिफरेंस, लिक्विड वाटर। अब यहाँ पर A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, इंटू रूट 2GH डायरेक्टली आ जाएगा। तो 23 पर आ जाओ। 23। अच्छा, इस केस में से जितने भी रिवीजन में मैंने इसको वापस से रिवीजन में भी करवाया, क्लास में तो करवाता ही हूँ, इसके अलावा जो रिवीजन में करवाया उसमें भी ये देखो, ये इक्वेशन को भी करवाया था। मैंने आपको बोला था 3 इक्वेशन, 3 या 4 इक्वेशन। पहला था A1V1 इक्वल टू A2V2। दूसरा था यहाँ अगर V2 है, यहाँ अगर V1 है, तो V2 स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, ओके। इसके बाद एक तीसरा इक्वेशन भी था, वो था रेट ऑफ फ्लो को लेकर के, क्यू को लेकर के, यानी A1V1 इक्वल्स टू A2V2 इक्वल्स टू A1A2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। तो ये जो तीनों फॉर्मूलाज है, इसको ध्यान में आप रखोगे डायरेक्टली। चलो, अब अगर ये याद है तो इसमें डायरेक्टली यूज करो इसको। तो ये दिया हुआ है, V2 तुम्हें निकालना है, तो V2 V1 और H को यूज करके ये निकाल दिया, V2 निकल गया। समझ आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे देखो V1 दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो उससे V2 निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करके उसने पूछा क्या है वो पहले ध्यान से देख ले। व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एग्जिट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एग्जिट मतलब A2 पूछ रहा है। तो A1 मालूम है, V1 मालूम है, A2 मालूम है, V2 मालूम है। सॉरी, A2 तो निकालना है, तो A2 यहाँ से निकाल दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। What is the velocity v of a metallic ball of radius r falling in a tank of liquid at instant when its acceleration is 1/2 of a freely falling body। ये भी क्वेश्चन जो है ये टफ है, टफ कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन नहीं किया है, हमने उसको डुबाया, मेटलिक बॉल जो है वो डूबा, लेकिन वो किस इंस्टेंट पर, जब उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू g/2 हुआ है, g/2। तो देखो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो FBD को ध्यान से देख, इस FBD को ध्यान से देख, डाउनवर्ड की तरफ कितना फोर्स लगेगा, तो mg है ना, डाउनवर्ड की तरफ लग गया mg। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, तो एक बॉयंसी है v और एक विस्कस फोर्स है 6π/r। ठीक है, डन ना। जो अब यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन दिया हुआ है g/2, तो यहाँ पर अब इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो mg माइनस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन में m को पहले तो mg इधर है, mg/2 उधर है, तो इसे एक तरफ लाओ, तो 6π/r इक्वल टू, तो mg माइनस mg/2, तो ये बन गया mg/2 माइनस v। ठीक है, अब ये यहाँ से सॉल्व करते जा, मास को लिख दिया मैंने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3πr³ इंटू डेंसिटी के नाम पे है रो। ठीक है, /2 माइनस v की जगह पर अगेन वही है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सिग्मा से उसने रिप्रेजेंट किया, इसलिए मैंने भी यहाँ सिग्मा लिखा है। ठीक है, चलो रख दो, बस सॉल्व करो 6π/v, और यहाँ से हमें निकालना क्या है v, तो v इक्वल्स टू निकालो 6π/r को उधर ले जाके डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो 25। A raindrop falls near the surface of earth with almost uniform velocity। Why? क्यों भाई ऐसा? तो रेन ड्रॉप जब फॉल कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग फॉलिंग इसका जो वेट है mg, वो किससे बैलेंस, एयर का डेंसिटी तो नेग्लेक्टेड है, ये नेग्लेक्ट करो। तो यहाँ पर जो विस्कस फोर्स लग रहा होता है 6π/r⁵, ये इसको बैलेंस कर देता है, तभी तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। इसी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर बैलेंसेस इट्स वेट। 26 पर आ जा। इफ अ कैपिलरी ऑफ रेडियस r इज डिप्ड इन अ वाटर, द हाइट ऑफ वाटर दैट राइजेज इन इट इज h एंड मास इज m। ये इक्वेशन को आप ध्यान में रखेंगे। इनफैक्ट h का तो पूरा इक्वेशन तो ध्यान में रखना ही है, 2s cos θ/ρ r g, ये तो ध्यान में रखना ही है। तो h इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r
एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। प्लीज फोकस करिए यहाँ पर। हाइट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस घटाने पर हाइट बढ़ जाएगा, लेकिन मास जो होता है, जो लिक्विड इसमें राइज किया है, इस लिक्विड का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर रेडियस को हाफ किया है, रेडियस को हाफ किया। तो अगर हाइट पूछता तो हाइट डबल होता, लेकिन मास पूछा है तो मास हाफ हो जाएगा, m/2। Now 27. Water rises up to a height h. This capillary tube is replaced by a similar tube of 1/4 the diameter. फिर से देखो, diameter 1/4 मतलब रेडियस भी 1/4। तो h सेम इक्वेशन, रेडियस को 1/4 करोगे तो हाइट 4 टाइम्स हो जाएगा। चलो 28. A hydraulic automobile lift is designed to lift vehicle of mass 5000 kg. ओके, ये हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। वो एरिया वगैरह दिया हुआ है, पूछ रहा है कितना का प्रेशर वो डेवलप हुआ। तो F1/A1 इसी को प्रेशर कहते हैं, F2/A2, F2 दिया हुआ 5000 इंटू जी, mg/A डन है। ठीक है, इसके बाद 29 में देखो, एयर बबल है, वॉल्यूम दिया हुआ है, राइज कर रहा है एक लेक में। तो जब भी एक एयर बबल इसमें राइज करेगा तो इस प्रोसेस को थर्मोडायनामिकली कौन सा वाला प्रोसेस कहते हैं हम लोग, बोलो कौन सा वाला प्रोसेस कहेंगे, आइसोथर्मल। यस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम को आप इक्वेट कर सकते हो, P इंटू वी। तो प्रेशर, अगर मैंने नीचे वाले पॉइंट को 1 लिखा है तो बॉटम पे प्रेशर हो गया PATM प्लस रो GH इंटू वॉल्यूम, फिर अपर वाले पर हो गया PATM इंटू V2 PV। कुछ नहीं करना है, PATM का वैल्यू दिया हुआ है, रो GH का वैल्यू रख देना है, यहाँ पर भी रख देना है, वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो V2 पूछ रहा है, निकल जाएगा। ठीक है, 30. 8 equal drops of water are falling through air with a steady speed of 10, यानी ये steady speed मतलब हो गया टर्मिनल स्पीड। इफ द ड्रॉप्स कोलैप्स, अब देखो अगर ड्रॉप कोलैप्स होता है तो v टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 r² g/eta इंटू रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम में वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि ऑल द 8 ड्रॉप्स आर गोइंग टू कोलैप्स, तो उसमें रेडियस तो चेंज हो जाएगा ना, बाकी तो और कोई टर्म चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। ये देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो v2/v1 r2/r1 का होल स्क्वायर। अब रेडियस का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, जब भी कोलैप्स होता है तो बड़ा जो रेडियस होता है n⁻⁴ इंटू r, तो n की जगह पर 8 है, तो ये रेडियस डबल हो गया, बस उसको सिंपली रखो, v2 निकल जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31. A small liquid drop of radius r is divided into 27 identical liquid drops. Surface tension T. Work done in the process. सेम वही है जो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको इसी में रिवाइज भी करवाया हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, अप्लाई कर दो। चलिए 32. A big drop is formed by collapsing 1000 small droplets of water. The surface energy will be. अगर बिग ड्रॉप को तुमने डिवाइड किया है छोटे छोटे ड्रॉप्स में, तो ऐसे में टोटल एनर्जी बढ़ जाता है। तो ये जो E2 है, ये जो एनर्जी है इस तरह का, वो E2/E1 जो बड़ा ड्रॉप का है इक्वल्स टू n⁻⁴, n के जगह पे 1000 है, सो 10। इस रिवीजन के स्टार्टिंग में, रिवीजन को प्रॉपरली देखना क्योंकि इसके स्टार्टिंग में भी इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया है। चलो 33. A glass of soft drink with some ice cubes floating in it is taken in an elevator which is accelerating downward. Portion of ice outside the soft drink. देखो जब ये एलिवेटर में रखते हैं जो कि एक्सेलरेटेड होता है, तो हमें समझ में आता है कि वी रो जी तो चेंज होता है, बॉन्सी फोर्स, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वेट भी तो चेंज होता है, अपरेंट वेट। तो बेसिकली दोनों ही जगह पर ये चेंजिंग आ गया, क्योंकि अगर इसका FBD देखेंगे तो FBD में नीचे लगेगा mg इफेक्टिव और ऊपर लगेगा v रो g इफेक्टिव, तो g इफेक्टिव दोनों ही जगह पर है, तो अपेरेंटली कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इट विल रिमेन सेम।
चलो 34, रेन ड्रॉप का रेडियस दिया हुआ है, फॉल्स फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ हाइट, एज्यूम दैट द ड्रॉप इज स्फेरिकल थ्रू आउट इट्स फॉल एंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी मे बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, नेग्लेक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जो टर्मिनल स्पीड वाला फॉर्मूला है उसमें डेंसिटी ऑफ एयर को नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, बाकी क्या बोल रहा है, देन द टर्मिनल स्पीड, तो टर्मिनल स्पीड का ये फॉर्मूला हुआ, डायरेक्टली रख दो ना, सब कुछ तो दिया हुआ है, 2/9, आर के जगह दिया हुआ है 0.2, जी मालूम है, ईटा के जगह पर ये देखो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर ये दिया हुआ है, ये रख दो। रो ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर तो यहाँ पर रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप का डेंसिटी दिया हुआ है, पानी वाला डेंसिटी 1000, रखो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 35, अ स्मॉल बबल एट वन एंड एंड बिगर बबल एट अनदर एंड। ओके, यहाँ पर जो है वो एक्सेस प्रेशर के हिसाब से सोचना है। ये देखो इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, तो इसके अंदर में जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा पी क्या होता है, 2s/r, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाता है ये। तो इस हिसाब से जहाँ रेडियस कम है, ये वाले ड्रॉप में रेडियस कम है, तो इसके अंदर का प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर के तरफ एयर ब्लो कर जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, एट द अदर एंड ऑफ व्हाट विल हैपन, स्मॉलर विल ग्रो, नहीं ये गलत है, सॉरी, बिगर विल ग्रो अंटिल दे कोलैप्स। ओके, बिगर विल ग्रो अंटिल दे कोलैप्स, ये वाला सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि राइट साइड के तरफ इसमें लिक्विड मूव करेगा। ठीक है, चलो, लिक्विड करना है, राइट साइड की तरफ एयर मूव करेगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 36, प्रेशर इनसाइड टू सॉ बबल्स आर 1.01 एंड 1.03, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखो डेल्टा पी का फॉर्मूला हमें पता है 4s/r, तो इसके अंदर का प्रेशर अगर 1.01 है, अब बाहर का तो प्रेशर 1 atm होता ही है, तो डिफरेंस होगा 0.01। तो जो पहला वाला आर देखो, आर को लिख दिया डेल्टा पी 4s/r, तो आर हो गया 4s/del-p, तो R1 को लिखा है हमने, R1 4s/del-p की जगह पर कितना आ गया 0.01। ऐसे R2 को देखो, R2 उसके अंदर का प्रेशर 1.03 atm, तो ये हो गया 0.03। तो R1 मालूम है, R2 मालूम है, रेशियो ले लो, वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस का क्यूब 4/3 πr3, इसलिए वो रेशियो। ठीक है, नाउ 37, इफ द लिक्विड नाइदर राइजेस नोर फॉल्स इन अ कैपिलरी ट्यूब, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये तो तभी होगा जब यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा 90, क्योंकि अगर लेस देन 90 होगा तो ये ऊपर जाएगा, मोर देन 90 होगा तो डाउनवर्ड फॉल करेगा। ठीक है, 38, व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सर्फेस इट्स रेडियस डबल्स। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखो अगर ये बबल ऊपर की तरफ मूव करता है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी P इंटू वी कॉन्स्टेंट, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, बॉटम पर P1V1 और टॉप पर P2V2 लगा दो, निकल जाएगा। हाँ, बस यहाँ पर जो P1 है, ये जो P नॉट जो है P नॉट, ये P नॉट के जगह पर उसने क्या बोला, ये देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट h, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जगह पर P atm के जगह पर ρgh, ये रो वाटर वाला। ठीक है, तो रो ऑफ वाटर GH, पूरा वाटर ही है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए 39, बाय शकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ अ स्टूडेंट कैन रिड्यूस द प्रेशर इन हिज लंग्स टू 750 mm. यूजिंग द स्ट्रॉ ही कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ ग्लास अप टू मैक्सिमम डेप्थ। ओके, अब यहाँ पर समझना क्या है, ऐसे करके पहले इसको समझो। यहाँ पर जो पानी है वो है P atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और जो वो पी रहा है, ये जो पी रहा है यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर उसने कम कर लिया। ठीक है, 750 mm, और P atm होता है 760 mm। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ ये लिक्विड को सक कर सकता है। यस, लिक्विड को ये मूव करवा सकता है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड मूव करता है। तो ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड मूव करेगा, तो यानी दो पॉइंट के बीच का ये प्रेशर डिफरेंस का इक्वेशन हो गया। तब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डेल्टा पी क्या होता है, तो ρgh, तो ये उतना ही हाइट ऊपर जा सकता है जितना कि डेल्टा पी है।
उसी के अकॉर्डिंग। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू रो जी एच। तो डेल्टा पी में ये हायर प्रेशर है और ये लंग्स के अंदर लोअर प्रेशर है। तो पी नॉट माइनस पी मैंने लिखा इक्वल्स टू रो जी एच, जितना हाइट तक वो ऊपर खींच सकता है। ओके, अब पी नॉट की जगह पर उसने मरकरी का यूज किया है, इसलिए वो रो जी एच में रो ऑफ एच जी लिखा, जी इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 76 सेंटीमीटर। यहाँ बस आंसर भी सेंटीमीटर में था इसलिए चेंज नहीं किया है, 76 सेंटीमीटर। अब पी की जगह पर रो जी और उसने लंग्स के अंदर में 75 सेंटीमीटर को डेवलप किया इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है, चलो यहाँ पर जो रो जी एच है वो वाटर को उसने सक किया था। लेफ्ट साइड में जो रो लिखा है मैंने वो एच जी के टर्म्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखा है। ठीक है, सो एच सॉल्व करने पर आ जाएगा 13.6। ठीक है, 40 अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी इज। तो अपथ्रस्ट जब भी वो फ्लोट कर रहा होगा तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। डायरेक्ट है। 41 अ बॉडी इज जस्ट फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। जस्ट फ्लोटिंग मतलब अगर ये लिक्विड का लेवल है तो बॉडी जो फ्लोट कर रहा है वो ऐसा कंडीशन पर, और ये तभी होता है जब दोनों का डेंसिटी एकदम सेम हो, रो ऑफ ऑब्जेक्ट और रो ऑफ लिक्विड का डेंसिटी सेम हो। इफ द बॉडी इज स्लाइटली प्रेस्ड, अगर स्लाइटली प्रेस कर देंगे तो सिंस दोनों का डेंसिटी सेम है इसीलिए नेट फोर्स 0 है, तो उस प्रेस की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता ही जाएगा, सिंक टू द बॉटम। चलिए 42 अ स्मॉल बॉल ऑफ डेंसिटी, ये भी टफ है क्वेश्चन। अ स्मॉल बॉल ऑफ डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h इनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, नेग्लेक्टिंग डैम्पिंग फोर्स, यानी 6 पाई ईटा आर वी नहीं लगाना है। द मैक्सिमम डेप्थ टू विच द बॉडी सिंक। इसमें सबसे पहले समझो कि यहाँ राइट साइड में पहले एफ जो मैंने यहाँ पर बना रखा, ये वाला, इस वाले डायग्राम को देखो। यहाँ पर है बॉल, इसको हमने h हाइट से ड्रॉप किया, यहाँ पर आकर के ये एक स्पीड गेन कर लेगा √2gh का। ठीक है, अब √2gh के स्पीड के बाद जब ये एंटर करेगा तो अंदर में इस पर 2 फोर्स लगेगा। अब यहाँ से इस एफ पर ध्यान दो, अंदर में इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा v रो जी, है ना। लेकिन उसमें से v रो जी जो है वो ज़्यादा है, v रो जी ज़्यादा है, यहाँ पर उसने डेंसिटी का रिलेशन दे रखा है। तो v रो जी ज़्यादा होने की वजह से इस पर नेट फोर्स लगेगा ऊपर के तरफ। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये जा रहा था नीचे, तो ये नीचे जा रहा है लेकिन नेट फोर्स ऊपर है, तो बताओ इसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस है घटेगा। तो घटेगा तो यानी इसमें होगा रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को हमने लिख दिया नेट फोर्स बाय मास, यहाँ पे मैंने मॉड करके लिख दिया है। तो mg माइनस वी सिग्मा जी बाई एम। तो इस हिसाब से नेट फोर्स बाय मास निकाल दिया, m के जगह पर वही सेम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वो रख करके ये आ गया। अब बात ये है कि उसने पूछा था कि इस रिटार्डेशन की वजह से कहीं ना कहीं जा करके तो बॉल रुकेगा, तो कितना नीचे तक जा सकता है? तो जहाँ पर भी रुकेगा वहाँ पर स्पीड कितना हो गया? 0। इस बीच में काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स वाला लगा दो, तो फाइनल स्पीड है 0, तो v² इक्वल टू u² माइनस 2as ऐसे करके, तो फाइनल स्पीड हो गया 0। तो यहाँ से तुम्हारा ये s निकल जाएगा, उसी s को मैंने h लिखा है, तो h इक्वल टू u² बाई 2a। तो u² वो 2gh हो गया बाई 2a, a की जगह वही ये वाला रिटार्डेशन। चलो, a sphere of solid material of relative density 9 has concentric spherical cavity and just sink in water. Its radius of sphere, if the radius of sphere is r, radius of cavity, okay। तो देखो अगर वो जस्ट सिंक कर रहा है, तो जस्ट सिंक करने का मतलब क्या है? ये देखो, ये जो लिक्विड है इसमें ये यहाँ पर आ गया इस कंडीशन पर। तो इस कंडीशन पर अगर आया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इस पर, इसका एफ को ध्यान से देखना, जो फोर्स लग रहा है वो तो mg है, और इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा है वो है अपथ्रस्ट फोर्स, जिसका वैल्यू है v रो जी। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर ये इस कंडीशन पर यहाँ पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि mg और v रो जी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब mg मास, अब उसके अंदर में तो कैविटी था, इसीलिए इफेक्टिव वॉल्यूम यहाँ लिखना पड़ेगा, v इफेक्टिव इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, और यहाँ तो खैर जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया इंटू रो इंटू जी।
अब इफेक्टिव वॉल्यूम के जगह पर 4/3 πr³ जो आउटसाइडर वाला वॉल्यूम है, और अगर उसका मान लेते हैं कैविटी है, तो कैविटी का रेडियस को स्मॉल आर मान लिया, 4/3 तो कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ इंटू उसका डेंसिटी रख दिया, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। और इधर भी, इधर तो जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस तो आउटसाइड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए 4/3 πr³ इंटू रो जी। चलिए, तो ये रिलेशन आ गया। नाउ 44 and 45 both are the easy questions. A closed rectangular tank is completely filled with water and is accelerated horizontally. तो अगर horizontally accelerate करेंगे तो इस साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा, लेफ्ट साइड का, अगर राइट वर्ड एक्सलेटेड है। और वर्टिकली अगर देखें तो डाउनवर्ड पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पॉइंट बी का प्रेशर मैक्सिमम है। ठीक है, और मिनिमम कहाँ पर है, तो जो पॉइंट ऊपर भी है और राइट वर्ड भी है। चलो 45 पे आ जाओ। कह रहा अंडर कांस्टेंट प्रेशर हेड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑर्डरली वॉल्यूम फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब इज v इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी इज डबल्ड। यहाँ पे वर्ड कैपिलरी है, मतलब सिंपली है कि एक ट्यूब है, अगर इससे ये हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, तो रेट ऑफ फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो वुड बिकम, तो रेट ऑफ फ्लो वुड बिकम, तो क्यू डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो प्रेशर वगैरह चेंज नहीं कर रहा, उसने उसका डायमीटर और लेंथ को चेंज किया। तो लेंथ को उसने क्या किया, डबल, लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ हो गया डबल और रेडियस हो गया हाफ, डायमीटर हाफ मतलब रेडियस हाफ, तो Q2/Q1 डन। इस Q1 को ही उसने V लिखा है, इसलिए V/32। चलो, तो ये तो था आपका सॉल्यूशन। अगर कुछ दिक्कत